हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर जोन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर के बारे में, ठीक है। और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे फ्रॉम NCERT बुक से, ठीक है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये पहला चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 10 इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 है ये NCERT में, ठीक है ना, क्लास 12th के अंदर। और ये वीडियो किन बच्चों के लिए है, ठीक है ना। ये बच्चे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अभी क्लास 12th के अंदर है, ठीक है। उन बच्चों के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। NCERT की हम एक एक लाइन को यहाँ पर रीड करेंगे और साथ साथ मैं आपको सभी पॉइंट्स को समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर से। तो देखिए, ये मैं NCERT की बुक आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 10, ठीक है ना। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर कि हेलो एल्केन या हेलो एरीन क्या होता है, ठीक है। अब देखो, जो हेलो एल्केन है या हेलो एरीन है, ये हमारे पास IUPAC नेम है। हमारे पास दो प्रकार के सिस्टम होते हैं इसमें नेमिंग करने के लिए ऑर्गेनिक के अंदर। या तो हम IUPAC नेम लिखते हैं या फिर हम कंपाउंड का कॉमन नेम लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम IUPAC की बात करते हैं, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ऊपर देखिए आप, जब हम IUPAC की बात करते हैं, ठीक है ना, तो हम लिखते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्या लिखते हैं? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन लिखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉमन नेमिंग की, ठीक है ना, जब हम बात करते हैं कॉमन नेमिंग की, तो बच्चों तब हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन को हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। और हेलो एरीन को हम बोलते हैं एराइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड, ठीक है। जो एराइल वर्ड आता है ये आता है फॉर बेंजीन या C6H5 के लिए, ठीक है ना। इसके लिए हम एराइल वर्ड को लिखते हैं। और जो हमारा एल्काइल होता है उसको हम R से डिनोट करते हैं। ये आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरीके से कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का जो नाम है यहाँ पर देखो, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से, ठीक है ना। तो हेलो एल्केन को मैं क्या बोल सकता हूँ? एल्काइल हैलाइड बोल सकता हूँ, एल्काइल हैलाइड बोल सकता हूँ, ठीक है, एल्काइल हैलाइड। और इनको हम जर्नली कैसे डिनोट करते हैं? एल्काइल हैलाइड को हम डिनोट करते हैं RX से। एल्काइल हैलाइड को किससे डिनोट करेंगे? RX से। R तुम्हारा एल्काइल ग्रुप है और X यहाँ पर हैलोजन है, ठीक है ना। X की जगह पर हमारा क्या आ सकता है एल्काइल हैलाइड में? तो X की जगह पर आएगा हमारे पास फ्लोरीन, या फिर आ सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन आ सकता है, या फिर आ सकता है आयोडीन, ठीक है ना। ये हमारे पास हैलोजन्स होती है। और तुम्हारा जो हेलो एरीन है, हेलो एरीन को मैं और क्या बोल सकता हूँ? हेलो एरीन को बोल सकता हूँ मैं एराइल हैलाइड। क्या बोल सकता हूँ मैं? एराइल हैलाइड, ठीक है। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इसको हम लिख देते हैं ARX करके, इस तरीके से। AR किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर एराइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, AR, ठीक है। ये हेलो एरीन है। कॉमन नेमिंग में क्या बोलेंगे इसको हम? एराइल हैलाइड। और हेलो एल्केन IUPAC है, इसको कॉमन नेमिंग में क्या बोलेंगे? एल्काइल हैलाइड, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन कहते किसको हैं। तो आप पहला पॉइंट पढ़ो मेरे साथ साथ। आप भी अगर NCERT की बुक को लेकर बैठोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा इस वीडियो को देखने का। और आप साथ साथ NCERT में, ठीक है ना, अंडरलाइन करते चलना अपनी NCERT के अंदर
और जो मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको समझाने के लिए साइड में बताऊंगा वो आप या तो अपनी कॉपी में नोट कर लेना या फिर अपनी एनसीईआरटी में साइड में ही उस चीज को नोट कर लेना। ठीक है, देखो कह रहा है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसको एल्काइल हैलाइड को ही देखो हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। और एराइल हैलाइड को हम क्या बोलते हैं, हेलो एरीन बोलते हैं। तो आपको फर्स्ट लाइन में ये बता रहा है कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनते कैसे हैं। ठीक है, तो आप इस तरह समझ सकते हो, मैं साइड में बताता हूं। जैसे कि हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन मान लो आप, हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, RH होता है। ठीक है, ये है हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, ये मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है। तो इसमें से हम हाइड्रोजन को हटाएंगे, ये वाला जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को आप हटा दो, H को, माइनस का मतलब है, मैंने माइनस लगा के लिखा है, माइनस का मतलब इसको यहां से हटा दो और इसकी जगह पर आप X को लगा दो। X का मतलब क्या था, X का मतलब मैंने ऊपर बताया, देखो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है। यदि हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर कोई हैलोजन ग्रुप को लगा दे तो ये बन जाता है हमारा RH, ठीक है ना। और आपने हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, हाइड्रोजन की जगह पर बच्चों कौन आ गया, हैलोजन आ गई है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास RH टाइप के कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो गए, तो इनको हम क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड इनका नाम कैसा होता है, कॉमन नेम होता है। और क्या बोल सकता हूं मैं इसको, एल्काइल हैलाइड को हेलो एल्केन, और क्या बोल सकता हूं, हेलो एल्केन बोल सकता हूं RH को। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हेलो एरीन कैसे प्रोड्यूस होते हैं, देखो मैं यहां पर बता रहा हूं, नीचे देखो, जैसे कि मेरे पास ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था, ठीक है ना, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मैंने लिया है बेंजीन, क्या लिया है मैंने, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन लिया है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H6, क्या फॉर्मूला होता है, C6H6। तो अगर मैं यहां से देखो, बेंजीन में क्या होता है, ये हर कॉर्नर जो है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। यहाँ पर बेंजीन में कितने कॉर्नर है, मैंने बनाया 6 कॉर्नर। 6 कॉर्नर का मतलब 6 कार्बन है यहाँ पर, और सभी कार्बनों पर एक एक हाइड्रोजन भी होता है। तो मैं एक कार्बन पर एक हाइड्रोजन को शो कर देता हूँ, ऊपर वाले कार्बन पर मैंने एक हाइड्रोजन को यहाँ पर शो कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, बेंजीन में से हाइड्रोजन को हटाऊंगा, बेंजीन में से हाइड्रोजन को हटाऊंगा और उसकी जगह पर एक हैलोजन को लगा दूंगा। बेंजीन में से आप हाइड्रोजन को हटाओ, आप किसी भी कार्बन से हटा सकते हो, मैं ऊपर वाले से हटा रहा हूँ। ठीक है, एक हाइड्रोजन को हटा दो और उसकी जगह पर एक हैलोजन लगा दो, तो आपके पास इस टाइप के कंपाउंड प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन के ऊपर एक हैलोजन, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेलो एरीन, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा बच्चों, हेलो एरीन बन जाएगा। तो यही तो लिखा हुआ है पहली लाइन में, कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपको हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट करना है, किससे करना है, एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। और क्या लगा देना है आपको, हैलोजन एटम लगा देना है, ठीक है ना। तो उससे आप क्या होगा, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो हमारा हेलो एरीन बना है इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, और एराइल हैलाइड बोल सकता हूँ, इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, एराइल हैलाइड बोल सकता हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरी बात कर रहा है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की, कह रहा है कि जो हेलो एल्केन है, ठीक है ना, उसके अंदर जो हैलोजन एटम अटैच होगा जिस कार्बन से, वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप का। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि ये R है तो R की जगह पर क्या होगा, कार्बन होगा। तो मैं ऊपर समझो यहाँ पर, तो मैं CH3 मान लेता हूँ, ठीक है, CH3 मान लेता हूँ, और CH3 के मैं सारे जो कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे उनको भी अलग अलग करके ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक CH3 है, ये एल्काइल ग्रुप हो गया, और इससे मैंने लगाया है एक हैलोजन। फॉर एग्जांपल मैंने चलो क्लोरीन ले लिया यहाँ पर, तो ये कार्बन तुम्हारा 4 सिंगल बॉन्ड से अटैच हो चुका है, 1 2
3 4, 4 सिंगल बॉन्ड बना दिए। तो जब कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना लेता है बच्चों, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। देखो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर साइड में ही देख लो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है ना। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो अगर इस तरीके से है, कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, इस तरीके से 4 सिंगल बॉन्ड बना दिए, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन? sp3 होता है, यदि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना ले। अगर इस तरीके से देखो, एक तो डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड कार्बन इस तरीके से बनाए, कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, तो 4 बॉन्ड इस तरीके से भी बना सकता है। तो तब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp2 आता है, ठीक है ना। ये कार्बन के लिए चीजें फिक्स होती है। अगर कार्बन ने 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो sp3, और यदि एक सिंगल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड बना लिए, सॉरी क्या बोला, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बना दिए, तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। और यदि कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड बना दिए इस तरीके से और 2 डबल बॉन्ड इधर बना दिए, तो 4 बॉन्ड होते हैं टोटल कार्बन के, वो 2-2 करके बनाए इस तरीके से, तो यहाँ पर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो आएगा sp। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। और यदि कार्बन ने एक साइड में ट्रिपल बॉन्ड और दूसरी साइड में सिंगल बॉन्ड बनाया, तो तब भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है? sp आता है। तो ये कार्बन की बच्चों 4 हाइब्रिडाइजेशन आपको याद करनी है, ठीक है ना, और इसको भूलना नहीं है, क्योंकि ये आगे भी आपके काम आता रहेगा। तो कार्बन में 4 तरीके से बॉन्डिंग मिलेगी आपको, ठीक है ना। या तो 4 बॉन्ड इस तरीके से सिंगल सिंगल होंगे, 1 2 3 4। यदि 4 सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। यदि एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। यदि 2 डबल बॉन्ड बना दिए कार्बन ने तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। यदि एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया, एक सिंगल बॉन्ड बनाया, तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये ध्यान रखना। तो अगर मैं पूछूं एल्काइल हैलाइड में, जो हमारा RX है, मैंने R की जगह पर क्या रखा? यहाँ पर देखो मैंने एग्जांपल बताया है एल्काइल हैलाइड का, R की जगह पर मैंने क्या रखा है? CH3 रखा है, ठीक है। तो CH3 में जब 3 हाइड्रोजन में लगाऊंगा तो 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और एक हेलोजन लगाया है मैंने क्लोरीन, तो 4 सिंगल बॉन्ड हो गए। अब 4 सिंगल बॉन्ड में देखो पहले वाली कंडीशन बन रही ना, तो कार्बन यहाँ पर क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं हेलो एरीन की बात करूं, देखो ये हेलो एरीन है, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको एक बार और। ये जो हेलो एरीन है मेरे पास, इसमें आप देखो ये तुम्हारा बेंजीन है, ठीक है ना, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन पर कौन लगा है? हेलोजन। मान लो फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगा है, या कोई भी हेलोजन हो सकता है, ठीक है। तो आप इस वाले कार्बन पे फोकस करो जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है ना। आप उस कार्बन पे फोकस करो जिस कार्बन से हेलोजन लगा है। आप इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को यहाँ पे, ठीक है ना, इस कार्बन को। तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? किस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है? जो मैंने साइड में 4 टाइप की बॉन्डिंग बताई है कार्बन में, तो इस कार्बन की कौन सी बॉन्डिंग है? देखो ये वाला कार्बन जो है, इस साइड में देखो ये डबल बॉन्ड बना रहा है, इस साइड में डबल बॉन्ड बना रहा है, ऊपर देखो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और इधर साइड में देखो इधर भी एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो सेंटर वाला यहाँ पर ये कार्बन जो है, ऊपर सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। राइट की साइड में देखो एक सिंगल बॉन्ड, और लेफ्ट की साइड में देखो 2 डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये देखो ये दूसरे वाली कंडीशन बन रही है, नहीं बन रही, sp2 वाली। तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बोल रहा है, देखो यही बात बोल रहा है कि एल्काइल हैलाइड में या फिर देखो यहाँ पर हेलो एल्केन में जो कार्बन होता है तुम्हारा, कौन सा कार्बन? जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और हेलो एरीन में जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा होता है वह कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इतनी बात क्लियर है क्या आपको? एक बार और सुन लो। एल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ेगा, ये देखो ऊपर मैंने एग्जांपल बता रखा है, क्लोरीन हेलोजन है हमारे पास,
और ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा यहाँ पर, ठीक है। और जब हेलो एरीन में जुड़ेगा, मतलब बेंजीन से जुड़ेगा, तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचर एंड सम ऑफ दीज आर क्लिनिकली यूजफुल, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ये आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, ठीक है ना, ये याद रखना है। एक तो ये आपसे एक जर्नल क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, ठीक है। जो तुम्हारा क्लोरीन है कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, जो क्लोरीन होता है तुम्हारा वो एंटीबायोटिक्स में प्रेजेंट होता है, और एंटीबायोटिक का नाम क्या है, ये देखो क्लोरमफेनिकोल, ये आपको याद करना है। क्लोरमफेनिकोल क्या होती है, एक एंटीबायोटिक होती है। और एंटीबायोटिक क्या होती है बच्चों, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है, मतलब बेसिकली बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है ना। जो मेडिसिन आती है उनको हम एंटीबायोटिक कहते हैं, और इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है क्लोरमफेनिकोल, किसका ट्रीटमेंट करने के लिए, टाइफाइड फीवर का। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन बन रहा है कि, ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना, कौन सी एंटीबायोटिक मोर इफेक्टिव होती है, क्लोरमफेनिकोल। और इसमें क्या है कि क्लोर वर्ड जो आ रहा है वो क्लोरीन से आ रहा है, ठीक। तो एक तो बात इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है आपको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा देखो, आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन, हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, आयोडीन प्रोड्यूस करती है, कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन, ठीक है ना। हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरोक्सिन। और आप बच्चों बता सकते हो थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्लैंड से निकलता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में, ठीक है ना, इस वीडियो के कमेंट में मुझे जरूर बताना, अगर आपको पता हो कि थायरोक्सिन किस ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये आयोडीन को प्रोड्यूस करता है, और जब इसकी कमी हो जाती है बॉडी में, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, जब इसकी कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोइटर। तो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका दूसरा बन रहा है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, कि जो गोइटर बीमारी होती है वो किस हार्मोन की कमी से होती है, थायरोक्सिन, है ना। और थायरोक्सिन में क्या प्रेजेंट होता है, आयोडीन। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, ठीक। तो आपको दो बातें अभी तक पता चली है कि जो टाइफॉइड फीवर है उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक है ना वेरी इफेक्टिव है, क्लोरमफेनिकोल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता चली है कि जो गोइटर है वो किसकी कमी से होती है बीमारी, गोइटर आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है। अब देखो थर्ड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है, हमारे पास एक क्या है, ये क्लोरोक्वीन, ठीक है ना। अभी आप देख रहे होंगे कोरोना का टाइम जो चल रहा था अभी पीछे, तो इसमें क्लोरोक्वीन की बहुत ज्यादा डिमांड देखी जा रही थी, ठीक है ना। तो ये किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है क्लोरोक्वीन, ठीक है ना। और देखो फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, हेलोथेन इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है ना। एनेस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि बेहोश करना। जब किसी भी पेशेंट की सर्जरी होनी होती है तो पहले उसको क्या कर दिया जाता है, बेहोश करते हैं, ठीक है ना। फिर उसी के बाद तो बेहोश करने के बाद उसकी सर्जरी करेंगे ना। तो किस केमिकल का यूज किया जाता है पेशेंट को बेहोश करने के लिए सर्जरी करने से पहले, हेलोथेन। तो ये आप कंपाउंड याद रखोगे, हेलोथेन, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर में मैं आपको बता देता हूँ हेलोथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, कहाँ पर बनाऊं मैं स्ट्रक्चर को, यहाँ पे नीचे देख लो, एक कार्बन बनाओ और उस कार्बन पर 3 फ्लोरीन लगा दो ऐसे, ठीक है ना। कार्बन के ऊपर क्या लगा दो,
इधर साइड में बनाता हूं मैं हेलोथेन का स्ट्रक्चर। देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। एक कार्बन पर 3 फ्लोरीन लगे रहते हैं इस प्रकार, ठीक है, 3 फ्लोरीन लगे रहते हैं। और फिर अगले कार्बन पर एक ब्रोमीन होता है, एक क्लोरीन होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका हेलोथेन का, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर मैंने किसका बनाया है, हेलोथेन का स्ट्रक्चर है। आप इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं क्या? यदि आपने 11th क्लास में IUPAC पढ़ी हो तो आप इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप वेट करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे हेलोथेन का IUPAC नेम लिखकर बताएंगे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर हेलोथेन का, ठीक है ना। IUPAC नेम आपको बताना है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या देखना है इस यूनिट में, हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। हेलोएल्केन और हेलोएरीन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और फिर इनके हम यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूजेस क्या होते हैं हेलोएल्केन और हेलोएरीन्स के, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। देखो, तो हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन्स में बी क्लासिफाइड एज, हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स का। और जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। किसके बेसिस पर है बच्चों, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर। अब हेलोजन में देखो यहाँ पर जो X है वो किसको डिनोट कर रहा है, हेलोजन को डिनोट कर रहा है। अब आप मुझे बताओगे इस स्ट्रक्चर में कितने हेलोजन प्रेजेंट है। एक हेलोजन प्रेजेंट है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मोनो हेलोएल्केन। क्या बोलूंगा इसको, मोनो हेलोएल्केन। तो मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब होता है बच्चों 1। मोनो का मतलब क्या होता है 1। हेलो का मतलब हेलोजन, ठीक है ना। तो एक हेलोजन प्रेजेंट हो यदि स्ट्रक्चर में तो उसको मोनो हेलोएल्केन कहते हैं। अब आप दूसरा स्ट्रक्चर देखो, इस दूसरे स्ट्रक्चर में आपको कितने हेलोजन एटम दिखाई दे रहे हैं। हेलोजन एटम को हम किससे डिनोट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर X से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो डाई हेलोएल्केन बोलेंगे इसको, क्योंकि स्ट्रक्चर में 2 हेलोजन प्रेजेंट है। फिर आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में आपको कितने हेलोजन दिखाई दे रहे हैं, तो 3 हेलोजन दिखाई दे रहे हैं हमको। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई हेलोएल्केन कहेंगे, ठीक। इसी तरीके से ऊपर वाला तो हेलोएल्केन हो गया, ये नीचे वाला है तुम्हारा हेलोएरीन, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, बेंजीन। जब भी एरीन वर्ड तुमको दिख जाए तो आप क्या समझोगे उससे, कि यहाँ पर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। एरीन से आप क्या समझोगे, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब देखो इसमें भी मोनो हेलोएरीन, मतलब बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन लगा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे मोनो हेलोएरीन। डाई हेलोएरीन क्या होगा, यहाँ पर देखो बेंजीन के ऊपर कितनी हेलोजन लगी हुई है, 2 हेलोजन लगी हुई है, तो इसको हम कहेंगे डाई हेलोएरीन। फिर आप नेक्स्ट देखो, बेंजीन के ऊपर कितनी हेलोजन प्रेजेंट है, 3 हेलोजन लगी हुई है, इसलिए इसको हम बोलेंगे ट्राई हेलोएरीन। तो ये नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है, ये क्या आपको समझ में आ रहा है। यदि एक हेलोजन प्रेजेंट हो तो मोनो हेलोएरीन कह दो या मोनो हेलोएल्केन कह दो। 2 हेलोजन प्रेजेंट है तो डाई हेलोएल्केन या डाई हेलोएरीन। यदि 3 हेलोजन प्रेजेंट है तो ट्राई हेलोएल्केन या ट्राई हेलोएरीन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं मोनो हेलोएल्केन का, अब हम बात अभी किसकी करेंगे, मोनो हेलो कंपाउंड्स की बात करेंगे। ऐसे कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसमें एक हेलोजन प्रेजेंट होगी और उसका मोनो हेलो कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन। किसके बेस पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको समझाया है, ठीक है ना। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, यदि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है।
यदि कार्बन ने एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो वहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। यदि कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड बना दिए हैं इस तरीके से तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। और यदि कार्बन ने एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड बनाया है तो वहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। ठीक है ना, बस कार्बन के केस में ये पॉसिबिलिटी होती है बॉन्डिंग की। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 आएगा 4 सिंगल बॉन्ड पर, एक डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड sp2, 2 डबल बॉन्ड sp, एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड sp। ठीक है, अब आप देखो पहले यहाँ पर क्या लिखा है, हेडिंग है हमारा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड, है ना। और कह रहा है x की जगह पर हम फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को या फिर आयोडीन को लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जिन कंपाउंड्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। किस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा? जो कार्बन हैलोजन से अटैच है। ठीक है, ध्यान से समझना, हम किस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे? हम किस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे? जो कार्बन हैलोजन से सीधा अटैच होगा। तो इसमें हमारा पहला एग्जांपल आ रहा है, देखो एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन्स भी कह सकते हैं हम। फॉर्मूला होता है यहाँ पर RX। तो सबसे पहले जो तुम्हारा एल्काइल हैलाइड होता है, एल्काइल हैलाइड का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर देखो CnH2n+1X, ये होता है तुम्हारा एल्काइल हैलाइड का जर्नल फॉर्मूला। तो मैं यहाँ लिख के भी बता देता हूँ आपको, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड। जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? CnH2n+1 और X की जगह पर क्या हो सकता है हमारा? हैलोजन हो सकता है। अब देखो ये फॉर्मूला हमको क्या बताता है? ये फॉर्मूला हमको बताता है कि फॉर्मूले में जितने या एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन होंगे, एल्काइल हैलाइड में जितने कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उससे डबल लेने हैं और उसमें एक ऐड करना है। समझ रहे हो? जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे हाइड्रोजन उससे डबल लेने हैं और उसमें एक ऐड कर देना है। ठीक, और एक हैलोजन लगानी है साथ में। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एक कार्बन की एल्काइल हैलाइड बनानी है, एक कार्बन की क्या बनानी है? एल्काइल हैलाइड बनानी है, तो मैं कितने हाइड्रोजन लूंगा यहाँ पर? तो जितने कार्बन हो उसका डबल करो और उसमें एक ऐड कर दो। तो एक ही तो कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने लेंगे? एक का डबल 2 और 2 में एक ऐड कर दो 3, तो C3 हो जाएगा। और एक कोई भी हैलोजन लगा सकते हो आप, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। तो जो एक कार्बन की एल्काइल हैलाइड होगी मेरे पास वो आ जाएगी CH3Cl। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 कार्बन की एल्काइल हैलाइड बताओ क्या होती है? 2 कार्बन की एल्काइल हैलाइड बताओ क्या होती है? तो हाइड्रोजन कितने लेने होते हैं? कार्बन के डबल। तो कार्बन 2 है तो 2 का डबल 4 और उसमें एक ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 5। तो C2 के साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे? 5 आएंगे और एक हैलोजन आएगी। इस बार में हैलोजन चलो ब्रोमीन लगा देता हूँ। हैलोजन तो तुम्हारी मर्जी है, आप चारों हैलोजन में से कोई सा भी लगा सकते हो। तो ये 2 कार्बन की तुम्हारी एल्काइल हैलाइड हो गई। अगर मैं आपको कहूं कि 3 कार्बन की बताओ, 3 कार्बन की जो एल्काइल हैलाइड होगी उसका क्या फॉर्मूला होगा? तो C3H कितने लेंगे? 3 का डबल कर दो 6 और एक एक्स्ट्रा, एक और लेना है 7। ठीक है ना, 3 दूनी 6, एक और ऐड करना है तो 7। ठीक है ना, और एक यहाँ पर हैलोजन लगा दो कोई भी। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा C3H7Cl। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये? तो जर्नल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1X, ये एल्काइल हैलाइड का जर्नल फॉर्मूला होता है। अब हमने एल्काइल हैलाइड को फर्दर क्लासिफाई किया है। एल्किल हैलाइड हमारी प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, टर्शरी हो सकती है। एल्काइल हैलाइड हमारी प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, टर्शरी हो सकती है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच। ठीक है ना, आपको उस कार्बन का नेचर देखना है जिस कार्बन से हैलोजन अटैच होगी। देखो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की पहचान क्या है। यदि आपका हैलोजन CH2 कार्बन से अटैच है, मान लो आपका ये हैलोजन है इस तरीके से, यहाँ पर CH2 कार्बन से जुड़ा हुआ है।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या होगा ये, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगी हमारे पास। ठीक है, यदि CH2 कार्बन से हैलोजन अटैच है। यदि मेरे पास ये जो हैलोजन है वो CH कार्बन से लगी है, इस तरीके से जो हैलोजन है वो किससे अटैच है, CH कार्बन से, तो मैं इसको बोलूंगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या बोलूंगा इसको, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और यदि हैलोजन जो है वो C कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 3 तरफ से जुड़ा है अदर कार्बनों से, ठीक है ना, अगर इस तरीके की कंडीशन आ रही है तो क्या कहलाएगी, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये एल्काइल हैलाइड बच्चों हमारे पास 3 प्रकार की होती है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री किसको कहेंगे, CH2 कार्बन से हैलोजन जुड़ी होगी। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड किसको कहेंगे, CH कार्बन से हैलोजन जुड़ी होगी। और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड किसे कहेंगे, C कार्बन से हैलोजन अटैच होगी। तो CH2 से हैलोजन जुड़ा है तो इसको मैं कहूंगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अब आप देखो जो ये CH2 कार्बन है ना, इस पर ये एक बॉन्ड फ्री है, तो यहाँ इस बॉन्ड पर क्या होगा, एल्काइल ग्रुप लगा होगा। ये CH2 जो C कार्बन है ये एक तरफ एल्काइल ग्रुप से अटैच है। एल्काइल ग्रुप समझते हैं, कार्बन के ग्रुप को हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, एक तरफ से अटैच है तो ये 1 डिग्री होगा तुम्हारा एल्काइल हैलाइड। ये तुम्हारा जो CH है, ठीक है ना, C कार्बन, ये अगर 2 तरफ से जुड़ा हो, इधर भी एल्काइल ग्रुप लगा है, इधर भी एल्काइल ग्रुप लगा है। एल्काइल ग्रुप का क्या मतलब समझोगे, कार्बन का ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, कार्बन का ग्रुप होता है। तो यदि ये C कार्बन 2 साइड से एल्काइल ग्रुप से अटैच है तो उसको हम कहेंगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और यदि ये C कार्बन 3 तरफ से अटैच है एल्काइल ग्रुप से, ऐसे 3 तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है ना, तो इस पर तो हाइड्रोजन खत्म ही हो जाएगा ना बीच वाले कार्बन पर, तो इसको हम कहेंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, उस कार्बन पे फोकस करना है जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है। आपको उस कार्बन पे फोकस करना है जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच है, और आपको ये देखना है कि वो कार्बन, ये कार्बन, ठीक है ना, कितनी साइड एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। तो ये कार्बन एक ही साइड एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो 1 डिग्री। इसमें देखो ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ी है और ये कार्बन 2 तरफ से जुड़ा है एल्काइल ग्रुप से, तो ये हो गया 2 डिग्री। ये हैलोजन देखो इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 3 तरफ से जुड़ा है एल्काइल ग्रुप से, बीच वाला कार्बन C कार्बन, तो ये हो गया तुम्हारा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, क्या होती है। तो ये हमारा प्राइमरी कार्बन, ठीक है ना, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, यहाँ पर सेकेंडरी किसको कहते हैं, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप एग्जांपल से समझिए, यहाँ पर समझ जाओगे। तो ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ी है और इस कार्बन पर एक एल्काइल ग्रुप लग रहा है, तो ये प्राइमरी हो गया। ठीक है, ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ी है और इस पर कितने एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं, तो इसलिए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो गया। ये C कार्बन है देखो जिससे हैलोजन अटैच है, और ये कार्बन अदर 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गई। तो आप सिंपल ये भी देख सकते हो कि यदि ये जिस कार्बन से हैलोजन अटैच है, यदि उस पर 2 हाइड्रोजन है, वो CH2 कार्बन है, तो प्राइमरी होगा। यदि वो CH कार्बन है, एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है उस पर, तो 2 डिग्री होगा। और यदि हाइड्रोजन सारे गायब हो गए, केवल C बच रहा है, तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगी हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं एलाइल। एलाइल हैलाइड क्या होता है। तो बच्चों एलाइल हैलाइड को समझने से पहले आपको क्या समझना होगा, आपको समझना होगा एलाइल कार्बन किसको कहते हैं। क्या समझना होगा, एलाइल कार्बन किसको कहते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये है हमारे पास, मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, और ये कार्बन मैंने ऐसे बनाया। ठीक है, अब देखो जो कार्बन, इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद आ रहा है। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड छोड़ दो। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद जो कार्बन ये आ रहा है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद जो कार्बन आ रहा है, इस कार्बन को नाम दिया जाता है एलाइल कार्बन। क्या नाम दिया जाता है इसको, एलाइल कार्बन नाम दिया जाता है। एक बार और समझो, वह कार्बन जो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद आता है,
उसको हम एलाइल कार्बन कहते हैं। और चूंकि देखो कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है और 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। अब यदि इस एलाइल कार्बन से हम हैलोजन को लगाते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है एलाइल हैलाइड। क्या बन जाता है, एलाइल हैलाइड। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहां पर देखो एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH2Cl। दूसरा एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और यहां पर मैं लगा देता हूं CH3 और यहां पर Cl। तीसरा एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और यहां पर मैंने लगाया CH3, यहां पर मैंने लगाया CH3 और यहां पर लगा दिया मैंने Cl। अब आप ध्यान से देख के मुझे बताओ कि ये वाला कार्बन एलाइल है या नहीं है। ये डबल से सिंगल छोड़ने के बाद आ रहा है तो डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड के बाद आप सिंगल बॉन्ड छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये कार्बन आया, ये अलाइल कार्बन है, ठीक है ना। और अलाइल कार्बन से हैलोजन जुड़ी हुई है तो ये अलाइल क्लोराइड तो कहलाएगा। क्या कहूंगा मैं इसको, एलाइल क्लोराइड। मैंने Cl लगा दिया तो क्लोराइड बोल दो, ठीक है। और ये ध्यान से देखो CH2 कार्बन है और मैंने बताया यदि कार्बन CH2 है, यदि कार्बन CH2 है तो उसको मैं क्या बोलता हूं, 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री एलाइल है। क्या है बच्चों, ये 1 डिग्री एलाइल है, ठीक है। अब दूसरा देखो ये डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये डबल बॉन्ड है, फिर से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद ये कार्बन जो आ रहा है, इस कार्बन को मैं क्या कहूंगा, एलाइल। और इससे देखो क्लोरीन जुड़ी हुई है सी कार्बन से तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा, एलाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, एलाइल क्लोराइड हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखो आप, ये CH कार्बन है, जो तुम्हारा हैलोजन अटैच है वो CH कार्बन से अटैच है और CH कार्बन से अटैच होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो इसकी डिग्री क्या होगी, यहाँ पर 2 डिग्री होगी। तीसरा एग्जांपल देखो, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद जो कार्बन आ रहा है उस कार्बन को क्या बोलते हैं, एलाइल। और इसी कार्बन से हैलोजन जुड़ गया तो ये भी क्या हुआ, एलाइल क्लोराइड हो गया। इसको भी हम क्या बोलेंगे, एलाइल क्लोराइड बोलेंगे। और ये कार्बन 3 तरफ से अटैच है अदर कार्बनों से, ठीक है ना, 3 तरफ से अटैच है तो मैं क्या बोलूंगा इसको, 3 डिग्री। तो पहला एग्जांपल जो मैंने दिया है उसमें अलाइल प्लस प्राइमरी है, ठीक है ना, प्राइमरी हैलाइड। दूसरे एग्जांपल में अलाइल तो है, साथ में 2 डिग्री भी है और अलाइल है और साथ में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी वो कहलाएगा। जो बुक में हमारी एग्जांपल दिया गया है वो देखो इस तरीके से, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिखाया गया है, ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है ना। तो डबल से सिंगल छोड़ने के बाद ये कार्बन एलाइल कार्बन है और अलाइल कार्बन से हैलोजन ये जुड़ गई तो ये अलाइल हैलाइड हो गई है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के बाद ये वाला जो कार्बन यहाँ पर आएगा उसको हम अलाइल कार्बन कहेंगे और अलाइल कार्बन पर हैलोजन लग गई तो ये अलाइल हैलाइड हो गया। अब देखो यहाँ पर CH2 कार्बन है तो ये कैसा होगा, 1 डिग्री होगा। और यहाँ पर ये देखो 2 साइड से अटैच है, यहाँ पर मुझे हाइड्रोजन तो शो हो नहीं रहे लेकिन मैं देख सकता हूँ इधर भी कार्बन है और दूसरी साइड इस साइड भी कार्बन है, 2 साइड ये कार्बन से जुड़ा है तो ये एलाइल कैसा होगा, यहाँ पर 2 डिग्री होगा, एलाइल हैलाइड। समझ रहे हैं। तो हमको समझ में आ गया एलाइल हैलाइड क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, ठीक है ना। और ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इन सब में जो कार्बन है तुम्हारा वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसमें भी 4 सिंगल बॉन्ड है तो ये भी sp3 है और इसमें भी 4 सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज है। और ये तुम्हारा अलाइल देखो, अलाइल वाला कार्बन भी 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो sp3 होगा। अब 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको किस तरीके से इसके अलाइल के। तो एक तो देखो इधर सिंगल बॉन्ड है, एक हैलोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होगा 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड होंगे तो टोटल 4 सिंगल बॉन्ड बनेंगे sp3। इस वाला कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। मतलब एलाइल हैलाइड भी तुम्हारी, एलाइल हैलाइड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और हम हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन का निकालते हैं, जिस कार्बन से हैलोजन डायरेक्ट अटैच है उस कार्बन का। समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, बेंजाइल हैलाइड, ठीक है ना। अब हम देखेंगे बेंजाइल हैलाइड क्या होती है। तो इसको नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं बेंजाइल हैलाइड को, ठीक है ना, क्या है। देखो बेंजाइल हैलाइड को समझो, ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, बेंजीन है, ये हमारे पास बेंजीन है, ठीक है।
और बेंजीन से मैंने ये कार्बन जोड़ा, यहाँ पर ये C, बेंजीन पर मैंने कार्बन लगा दिया, ठीक है, और इसके 4 बॉन्ड इस तरीके से मैंने दिखाए। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन को बोलते हैं बच्चों बेंजाइल कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइल कार्बन बोलते हैं, ठीक है ना। जो कार्बन सीधा बेंजीन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम बेंजाइल कार्बन कहते हैं, ठीक। अब यदि मैं इस कार्बन पर हैलोजन लगा दूं, किस कार्बन पर? जो बेंजीन से सीधा जुड़ा कार्बन है, ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ये भी बेंजाइल कार्बन क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज होगा, क्योंकि देखो 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक। तो यदि मैं इस कार्बन से हैलोजन को लगा दूं तो ये बेंजाइल हैलाइड बन जाता है, और बेंजाइल हैलाइड मेरे पास क्या होती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री होगी। तो मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको। ये है हमारे पास बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ CH2Cl। अब जरा ध्यान से समझो आप, ये वाला जो कार्बन है CH2 है, और CH2 होने पर मैंने बताया था प्राइमरी होता है, तो ये प्राइमरी हैलाइड होगा तुम्हारा। ये 1 डिग्री है और प्लस बेंजाइल है, बेंजाइल हैलाइड है, ठीक है ना, बेंजाइल क्लोराइड है, क्योंकि मैंने Cl लगाया है। तो बेंजाइल क्लोराइड मैंने क्यों बोला है? क्योंकि हैलोजन उस कार्बन से अटैच है जो कार्बन सीधा बेंजीन से जुड़ा है। अभी मैंने इधर क्या समझाया आपको? जो कार्बन सीधा बेंजीन से जुड़ जाता है उसको हम बेंजाइल कार्बन कहते हैं, और बेंजाइल कार्बन पर हैलोजन लगा दोगे तो बेंजाइल क्लोराइड या हैलाइड बन जाएगा। और CH2 कार्बन से हैलोजन जुड़ेगी तो प्राइमरी भी तो बोलते हैं उसको, तो ये 1 डिग्री भी है और साथ में बेंजाइल क्लोराइड भी है। दूसरा एग्जांपल आप स्ट्रक्चर समझो। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये मेरे पास बेंजीन है और बेंजीन से जो कार्बन सीधा जुड़ जाता है उसको हम बोलते हैं बेंजाइल, और मैंने इस पर इधर एक CH3 लगा दिया, यहाँ पर एक H लगा दिया और यहाँ पर एक Cl। अब देखो क्लोरीन जो है वो बेंजाइल कार्बन से जुड़ी है, तो इसको मैं बेंजाइल तो कहूंगा, और लेकिन ये साथ में 2 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि अब CH कार्बन से हैलोजन जुड़ी है, तो ये बेंजाइल और प्लस 2 डिग्री है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये मेरे पास बेंजीन है और यहाँ पर मैंने लिखा C, और इस पर ऊपर लगा दिया मैंने एक CH3, एक CH3 मैंने साइड में लगा दिया और यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दिया। अब देखो जो हैलोजन है वो बेंजाइल कार्बन से जुड़ा है, तो मैं इसको बेंजाइल तो कहूंगा ही, लेकिन साथ में ये 3 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि ये कार्बन 3 साइड से अटैच हो गया अदर कार्बनों से। या C कार्बन से जब हैलोजन जुड़ा रहता है तो उसको हम 3 डिग्री बेंजाइल है ना बोलेंगे, या हैलाइड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ चुका है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है ना, विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? तो आप यहाँ पर हेडिंग भी समझ सकते हो, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अब हम उन कंपाउंड्स की बात करेंगे जिसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ठीक है ना, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो किससे जुड़ा हुआ है? हैलोजन से डायरेक्ट जुड़ा है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा। मैंने भी आपको बताया था, ठीक है ना, मैंने भी आपको बताया था यदि कार्बन एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बनाए तो वहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है? sp2 आती है। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है विनाइलिक हैलाइड। ठीक है ना, विनाइल हैलाइड क्या होते हैं तो आपको पहले समझना पड़ेगा विनाइल कार्बन हम किसको कहते हैं। तो यहाँ पर समझिए, देखो CH2 डबल बॉन्ड C, ठीक है ना, ये कार्बन जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है सीधा। अभी हम क्या पढ़ रहे थे पीछे? एलाइल। तो एलाइल में मैंने कहा था जो कार्बन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड छोड़ने के बाद आता है उसको हम बोलते हैं एलाइल। लेकिन जो कार्बन सीधा डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? विनाइल कार्बन। उसको हम क्या बोलते हैं? विनाइल कार्बन बोलते हैं। और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब इस कार्बन से सीधा हैलोजन जोड़ दो, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर ये क्लोरीन लगा दिया और ये जो एक ऊपर वाली वैलेंसी है इसको हाइड्रोजन से पूरी कर दी, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl हो गया नहीं है, तो इसको हम कहेंगे विनाइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जांपल में समझ सकते हो, एक डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, ये एक डबल बॉन्ड है, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये हैलोजन लगी हुई है।
मतलब ये कुल मिलाकर जो स्ट्रक्चर है हमारे पास एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो ये है, ठीक है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर ये X, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है। यहाँ बॉन्ड लाइन मेथड से बताया गया है, मैंने आपको ओपन करके बताया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखो आप सीधा ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, सीधा डबल बॉन्ड से जुड़ा है नीचे, और इसी कार्बन पर हैलोजन लग चुकी है, तो इसको हम बोलेंगे विनाइल। तो विनाइल हैलाइड कब बोला जाएगा? जब हैलोजन सीधा डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है, भूलना मत आप इसको। और विनाइल हैलाइड में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। दूसरा एग्जांपल है देखो यहाँ पर एराइल हैलाइड। एराइल किसको बोलते हैं? जब हैलोजन सीधा बेंजीन से जुड़ जाता है, जब हैलोजन सीधा बेंजीन से जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं एराइल। और इसमें भी आप देखो इस कार्बन का अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो sp2 ही तो आएगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन के, तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा ये। आप यहाँ पर ये एग्जांपल समझ सकते हो, बेंजीन पे हैलोजन लगा दी सीधी, तो ये हो गया तुम्हारा एराइल। और इसमें भी देखो बेंजीन से हैलोजन सीधा जुड़ा है, तो ये भी एराइल हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन हो गया हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे बच्चों IUPAC नेम सीखेंगे, और दूसरा हम कॉमन नेमिंग सीखेंगे, दूसरा हम कॉमन नेमिंग सीखेंगे, ठीक है ना, क्या होती है IUPAC नेमिंग और कॉमन नेमिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो IUPAC नेमिंग करने के लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। अगर आपको कुछ रूल्स पता है तो फिर आप आसानी से IUPAC नेमिंग कर सकते हैं। और कुछ रूल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो आपको IUPAC नेमिंग करने में चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये विनाइल कार्बन जो मैंने यहाँ पर बताया था, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। और यहीं पर मैं क्या लिख दूंगा, ठीक है, रूल लिख देता हूँ। अब हम सीखेंगे रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग। रूल फॉर IUPAC नेमिंग, ठीक है ना। कुछ रूल बता रहा हूँ, उस रूल के हिसाब से हम IUPAC नेमिंग करेंगे। तो रूल 1 क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले आप क्या करोगे? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है ना। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? दूसरे नंबर पर आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है ना। और नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से हैलोजन पास में आएगा, यदि स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, ये ध्यान रखना है आपने। तो आपको दूसरे नंबर पर क्या करना है? नंबरिंग करना है, ठीक है ना। नंबरिंग फ्रॉम वेयर हैलोजन इज क्लोजेस्ट, ठीक है ना। जिधर से हैलोजन पास में आएगी, क्लोज होगी, उस तरफ से हम नंबरिंग कर देंगे। और मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना, यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाते हैं तो फिर नंबरिंग डबल या ट्रिपल बॉन्ड की ओर से ही की जाती है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ठीक है ना, आपको एक क्रम में नाम लिखना होता है। और वो क्रम क्या है, तो चलो मैं इधर बता देता हूँ साइड में। इसको आप रूल नंबर 3 मान सकते हो, ठीक है ना। तीसरे रूल में क्या करना है आपको सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको साइक्लो, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर आ रहा है तो साइक्लो लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको एल्क लिखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको एन लिखना है सिंगल बॉन्ड के लिए, ईन लिखना है डबल बॉन्ड के लिए, और आइन लिखना है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। इस क्रम में आपको नाम लिख देने हैं, ठीक है। तो ये नियम है आपको जो लगाने हैं IUPAC नाम लिखने के लिए। अब इन्हीं नियम को थोड़ा सा मैं और इलाबोरेट करके आपको समझा देता हूं, जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। देखो ये हम नई स्लाइड लेके आए हैं
और इस पर मैं रूल समझाता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, रूल नंबर 1 में आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। फिर रूल नंबर 2 पे मैंने क्या बताया आपको कि नंबरिंग करनी है, ठीक है ना, फ्रॉम वेयर हैलोजन इज क्लोजेस्ट, हैलोजन इज क्लोजेस्ट, ठीक है। और ये भी बताया कि यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो, इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना, यदि स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो तब आप हैलोजन की तरफ से नंबरिंग करेंगे, ठीक है ना। यदि स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो फिर उधर से ही करोगे आप, जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पास में आएंगे, ठीक है ना। इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट, यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हुए तो नंबरिंग फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से ही की जाती है, ठीक है ना। तो नंबरिंग स्टार्ट, ठीक है ना, फ्रॉम वेयर, ठीक है ना, फ्रॉम वेयर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज क्लोजेस्ट, ठीक है। यदि डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हुए तो नंबरिंग आप स्टार्ट करोगे उधर से जिस साइड से डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्लोजेस्ट होंगे, ठीक है ना। और यदि दोनों साइड से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ जाए, इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन आर सेम, ठीक है ना, यदि दोनों तरफ से डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम हो जाए तो फिर क्या करेंगे, फिर डबल बॉन्ड की ओर से नंबरिंग की जाएगी। देन, ठीक है ना, प्रीफर डबल बॉन्ड, है ना, आपको डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। और मैंने कहा आपको क्या किस क्रम में नाम को लिखना है, तो सबसे पहले आप ब्रांच का नाम लिखोगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप साइक्लो लिखोगे, साइक्लो। फिर उसके बाद आप एल्क लिखोगे। फिर उसके बाद आप सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखोगे। अब देखो मैं आपको समझाता हूं कि ब्रांच क्या होती है, ब्रांच कौन कौन सी आ सकती है, ठीक है। तो ब्रांच हो सकती है बच्चों आपकी CH3 एक ब्रांच हो सकती है, तो इसका नाम लिखना है आपको मिथाइल। क्या नाम लिखना है, मिथाइल। ब्रांच हमारे पास C2H5 हो सकती है, और C2H5 हमारे पास ऐसे आ सकता है लिखा हुआ CH3CH2, ये इस तरीके से भी आ सकता है लिखा हुआ, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल। क्या नाम होगा, इथाइल। यदि क्लोरीन आ रहा है तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरो। यदि ब्रोमीन आ रहा है तो इसका क्या नाम होगा, ब्रोमो। यदि फ्लोरीन आ रहा है तो इसका क्या नाम होगा, फ्लोरो। यदि आयोडीन आ रहा है तो इसका क्या नाम होगा, आयोडो, ठीक है ना। यदि NO2 आ रहा है तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा नाइट्रो, ठीक है। यदि ब्रांच में C6H5 आ गया तो इसका क्या नाम होगा, फिनाइल, ठीक है ना। C6H5 का नाम क्या होता है, फिनाइल। यदि OCH3 आ रहा है तो इसका नाम क्या होगा, मिथोक्सी। इसका क्या नाम होगा, मिथोक्सी। तो इस तरीके से आपके ये ब्रांच आती है, ठीक है ना। और भी कोई ब्रांच आएगी तो तब क्वेश्चन आएगा, मैं तभी आपको नोट डाउन करा दूंगा, ठीक है। साइक्लो कब लगाना है, तो जब आपके पास कुछ इस तरीके से क्लोज स्ट्रक्चर आएंगे नाम लिखने के लिए, इस टाइप के, ठीक है ना, या फिर इस टाइप के, जब ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर आएंगे तो फिर जैसे इसमें 6 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हेक्सेन कहते हैं। तो इसका नाम हेक्सेन लिखने से पहले साइक्लो वर्ड लगा देंगे तो साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, ये आपका साइक्लो पेंटेन हो जाएगा, समझ रहे। तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा तो नाम से पहले हम साइक्लो लिखेंगे। एल्क क्या होता है बच्चों, तो एल्क होता है तुम्हारा, ये कार्बन से रिलेटेड वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ कार्बन, ठीक है ना, वर्ड रिलेटेड
टू द नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है ना, मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन से रिलेटेड वर्ड होता है एल्क। एल्क क्या होता है हमारे पास, वर्ड रिलेटेड टू द नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, यदि एक ही कार्बन है चेन में तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे, मैथ। ठीक है ना, 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या बोल देंगे, एथ। 3 कार्बन है अगर हमारी मेन चेन में तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोप। यदि मेन चेन में 4 कार्बन है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूट। ठीक है ना, मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट। इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है ना, मैंने कल की क्लास में आपको ये चीज समझा दी थी। और यदि आपने बच्चों फर्स्ट लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है ना, उसको देखने के बाद आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर जरूर होंगे और आपको आगे ऑर्गेनिक पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप फर्स्ट लेक्चर को भी जरूर देखें। ठीक है ना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हेलो एल्केन और हेलो एरीन के नाम से प्लेलिस्ट चैनल पर हमने बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर नंबर 1 को, ठीक है ना, सर्च कर सकते हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं। और मैं उस लेक्चर का जो लिंक है, ठीक है ना, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है ना, तो अगर आपने नहीं देखा अभी तक के वो वीडियो, ठीक है ना, तो आप जरूर उसको चेक कीजिए। ठीक, फिर उसके बाद NE9 में क्या लिखना है आपने, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, एन। यदि डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो आप क्या लिखोगे, इन। यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या लिखोगे, आइन। ठीक है ना, ये तो बात आपको पता ही है। तो इस तरीके से नाम लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो हम यहां पर थे। ठीक है ना, देखो जैसे कि हमको इसका नाम लिखना है, ये पहला एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में है, इसी को हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पर हम 3 कार्बन की चेन को सिलेक्ट करेंगे। कितने कार्बन की चेन सिलेक्ट करेंगे, 3। हेलोजन की तरफ से नंबर डाल दो, 1 2 3 इस तरीके से। तो 3। अब देखो सबसे पहले ब्रांच का नाम, ब्रांच कौन है, ब्रोमीन। और ब्रोमीन किस कार्बन पे लगा है, पहले कार्बन पर, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो। क्या नाम हो गया, 1 ब्रोमो। और अब साइक्लो तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि साइक्लिक नहीं है। तो 3 कार्बन का एल्क क्या होता है, प्रोप। तो 3 कार्बन के लिए आ गया प्रोप। और सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, एन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये IUPAC नेम है। अब बात करते हैं कॉमन नेम की। तो कल मैंने अल्काइल ग्रुप के कॉमन नेमिंग आपको यार बताई थी। आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। और यदि आपको आता है तो आप बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, 3 कार्बन का, अगर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं तो 3 कार्बन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल। क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल। और इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। अब देखो जो यहाँ पर ये कॉमन नेमिंग है वो एल्काइल हैलाइड के रूप में लिखी हुई है। एल्काइल ग्रुप कौन सा हो गया, एन प्रोपाइल। और तुम्हारा हैलाइड कौन सा हो गया, ब्रोमाइड हो गया। ठीक है ना, तो ये एल्काइल हैलाइड के रूप में लिखा जाता है कॉमन नेम, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर मैं इसके कॉमन नेमिंग की बात करूं, अब देखो 3 कार्बन का ये ग्रुप है तो प्रोपाइल तो कहेंगे इसको, लेकिन बीच वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ा है। जब बीच वाले कार्बन से जुड़ेगा तो वो आइसो कहलाता था। तो इसको मैं बोलूंगा आइसोप्रोपाइल। और क्लोरीन लग गया तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और इसका IUPAC नाम करेंगे तो नंबर डाल दो 1 2 3। और क्लोरीन कौन से कार्बन पर आएगा, दूसरे कार्बन पर। तो मैं कहूंगा इसको 2 क्लोरो। और 3 कार्बन को क्या कहेंगे, प्रोपेन। तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। देखो इसका कॉमन नेम, तो ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, अगर आपको याद हो ये 4 कार्बन है, ब्यूटेन है। 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटाइल। और जब CH2 कार्बन से, देखो ये आइसोब्यूटाइल है, अगर आपको इसकी पहचान हो रही हो तो। ठीक है ना, आइसोब्यूटाइल। तो कॉमन नेमिंग आपको ये तभी समझ में आएगी, ठीक है, यदि आपको एल्काइल ग्रुप की पहचान है। ठीक है ना, यदि आपको एल्काइल ग्रुप की पहचान है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि एल्काइल ग्रुप की पहचान नहीं है तो आप कृपया करके लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखें। ठीक है, तब आपके सब डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। ठीक है ना, ये आप ग्रुप की पहचान कर सकते हो। अब हमको क्या करना है, इनका IUPAC नेमिंग करनी है। ठीक है ना, IUPAC नेमिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होगा। तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन होगा। अब पहले कार्बन पर देखो ब्रांच क्लोरीन है, दूसरे कार्बन पर ब्रांच मिथाइल है। तो मैं इसको कहूंगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल। 1 क्लोरो 2 मिथाइल। 3 कार्बन की मैंने चेन सिलेक्ट की थी तो प्रोप।
और सब सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो एन। तो ये क्या 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पर हेलो एरिन की कुछ नेमिंग दे रखी है देखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रोमो, बीआर को क्या कहेंगे ब्रोमो, और किस पे लगा है बेंजीन पर, तो ब्रोमो बेंजीन। अब एक चीज और यहाँ पर समझो, बेंजीन में 3 पोजीशन होती है जिनको हम ऑर्थो पैरा मेटा कहते हैं। देखो यहाँ पर समझते हैं, ये तुम्हारी एक बेंजीन है, ठीक है ना, ये बेंजीन है, इस पर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है एक्स, तो अगर मैंने कोई बराबर में इसके एक्स ग्रुप और लगा दिया तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो। इसको पोजीशन को, बराबर वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो। यदि मेरे पास ये एक बेंजीन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक्स ग्रुप लगा है और एक एक्स ग्रुप मैंने यहाँ लगा दिया, एक कार्बन छोड़ने के बाद लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा। क्या बोलते हैं इसको हम, मेटा। अब एक और एग्जांपल समझो, ये मेरे पास बेंजीन है, एक ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है एक्स और दूसरा ग्रुप मैंने इसी के अपोजिट में लगा दिया इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन है, इसको बोलते हैं पैरा। तो यहाँ पर जो M लिखा है ये M मेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, और P आ जाए कहीं पे लिखा हुआ तो पैरा होता है। तो यहाँ पर जो 2 ब्रोमीन है देखो, वो एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे है, एक कार्बन छोड़ने के बाद दूसरा ब्रोमीन लगा हुआ है, तो इसको मैं लिखूंगा मेटा। और 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई ब्रोमो। 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो, और ये बेंजीन पर लगे हैं, तो ये हो गया आपका मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। और यदि मैं IUPAC नाम लिखूंगा तो IUPAC नेमिंग में हमको नंबर डालने पड़ते हैं, तो हम इस ब्रोमीन पर नंबर 1 डालेंगे, दूसरे पर 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम नंबरिंग डालेंगे। तो ब्रोमीन की पोजीशन कहाँ पर आएगी, पहले कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर, तो ये हो जाएगा 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन, 1,3 डाई ब्रोमो। ठीक है, फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पर 2 ब्रोमीन है, बेंजीन पर लगे हुए हैं। नेक्स्ट का एग्जांपल देखो, ये है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है। अब ब्रोमीन की पोजीशन देखो, पहले कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर है, 5वें कार्बन पर है, तो 1 3 5 ट्राई, 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई ब्रोमो। कहां पर लगे हैं, बेंजीन पर, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। और ये तुम्हारा देखो SYM का मतलब है सिमेट्रिकल, ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, आप इसको कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, ये एक जैसा ही रहेगा हर तरफ से, तो इसमें सिमेट्री है, तो इसको हम ट्राई ब्रोमो बेंजीन नॉर्मली बोल सकते हैं इस तरीके से। आपको IUPAC नाम करना है इस कंपाउंड का, देखो तो मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास ये आ गई यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, है ना। अब जिधर से ब्रांच पास में आ रही है उधर से हम नंबर डाल देंगे, तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो देखो पहले कार्बन पर क्लोरीन है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 क्लोरो, और दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल लगे हैं। अब 2 मिथाइल के लिए हम 2 बार इसकी पोजीशन बताएंगे, तो 2 2 2 बार लिखा जाएगा, 2 है तो 2 के लिए डाई लगा देंगे, और CH3 का नाम होता है मिथाइल, तो 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन मैंने सेलेक्ट की है, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। एक बार इसका नाम देखो, इसका नाम हमने लिखा ऐसे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया पहले, फिर इस पे नंबरिंग डाल सकते हो 1 2 3। अब देखो इसमें नंबरिंग हम दोनों साइड से कर सकते थे, क्योंकि ब्रोमीन बीच में लगा है, तो दोनों साइड नंबर करने से ब्रोमीन सेकंड कार्बन पर ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रोमो, ब्रोमीन की पोजीशन क्या है, दूसरा कार्बन, 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगली स्लाइड में चलते हैं। अब यहां पर समझो, यह हम IUPAC नेमिंग करेंगे अब डाई हेलो एल्केन के लिए। ठीक है, तो यदि 2 हेलोजन एक ही कार्बन पर लगे हों, मान लो इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर आ जाए, CH3CH और इस पर एक हेलोजन और, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं उसको, जेमिनल डाइहैलाइड। और मैंने अगर हेलोजन यहाँ पर क्लोरीन लगा दी तो आप क्लोराइड भी लिख सकते हो। जब 2 हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। और ये चूंकि लास्ट वाले कार्बन पर लगी है तो इसको हम टर्मिनल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम, टर्मिनल, जेमिनल डाइहैलाइड। और यदि ऐसा आ जाए CH3C, यहाँ पर एक Cl आ जाए, यहाँ पर एक Cl आ जाए, और यहाँ पर मैं CH3 लगा दूं,
तो देखो दो हैलोजन एक ही कार्बन पर लगी है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, जेमिनल। लेकिन किनारे वाले कार्बन पे नहीं है, बीच वाले कार्बन पर है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनल। समझ रहे हो? तो ये आपका जेमिनल डाई क्लोराइड है, ठीक है ना। और कैसा बोलेंगे इसको हम, नॉन टर्मिनल बोलेंगे, क्योंकि किनारे वाले कार्बन पर हैलोजन लगी हुई नहीं है, तो नॉन टर्मिनल। और यदि ऐसा हो जाए कि जो हैलोजन है बच्चों वो बराबर बराबर वाले कार्बन पर लगी हुई हो, इस तरीके से बराबर बराबर वाले कार्बनों पर दो हैलोजन लगी है, तो इसको हम बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं इसको, विसिनल डाई हैलाइड। ये हो जाएगा आपका विसिनल डाइहैलाइड। यदि दो हैलोजन बराबर बराबर वाले कार्बनों पर लगी है तो विसिनल। तो आप यहाँ पर समझो दो क्लोरीन लगी है CH कार्बन पर, एक ही कार्बन पर, तो ये हो गया तुम्हारा जेमिनल डाइहैलाइड। और बराबर बराबर वाले कार्बनों पर लगी है तो विसिनल डाइहैलाइड। अब इनका आपको कॉमन नेम याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो तुम्हारा जेमिनल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इथाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है ना, इथाइलिडीन बोलेंगे यहाँ पर कॉमन नेमिंग में, जिसको जेमिनल डाइहैलाइड को, ठीक है ना। दो कार्बन की होगी जो, और दो कार्बन की विसिनल डाइहैलाइड है, उसका नाम है इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। और ये होगा तुम्हारा इथाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है। और IUPAC नेमिंग करनी हो तो देखो ये दो क्लोरीन जो है तुम्हारी एक पहले ही कार्बन पर लगी है तो 1,1 डाइक्लोरो, ठीक है ना, एथेन बोल देंगे। और यहाँ पर एक पहले कार्बन पर है क्लोरीन, दूसरे कार्बन पर है, तो 1,2 डाइक्लोरो एथेन इसको बोल देंगे, ठीक। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। जैसे देखो इनको हम लिखते कैसे हैं, लिखना बता देता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पर ये क्लोरीन है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये इससे पहले वाले कार्बन पर ब्रांच है, ये क्लोरीन इस CH कार्बन पर ब्रांच के रूप में लगा हुआ है। तो इस स्ट्रक्चर को जब मैं ओपन करूंगा तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले CH3 आएगा, फिर CH2 आएगा, फिर उसके बाद CH, और इस CH पर ये ब्रांच में ऐसे क्लोरीन लगा हुआ है, और फिर CH3 है इसके बाद। तो इसको हम ऐसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहां से आप देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट करी, इस तरफ से क्लोरीन पास में आ रहा है तो इस तरफ से आप नंबर डाल दो इसको, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। दूसरे कार्बन पर क्लोरीन आ रहा है, देखो यहाँ पे इसका नाम 2 क्लोरो, और 4 कार्बन की चेन है तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ठीक है। ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है देखो इसको ओपन करना है, तो ये ब्रैकेट में कितने मिथाइल लिखे हुए, 3 मिथाइल, और ये इस कार्बन पे लगे हुए हैं, तो ये C कार्बन बना लो और इस C कार्बन पर ऐसे 3 मिथाइल लगा दो, ठीक है ना, ऐसे 3 मिथाइल लगा दो। फिर उसके बाद देखो क्या है, ये वाला था, इसके बाद है CH2Br, ठीक है ना, CH2Br ये लगा दो। अब आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई इस तरीके से। तो अब इधर से ब्रांचिंग पास मारी है, इधर से नंबर डाल दो 1 2 3, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल, पहले कार्बन पे ब्रोमीन आ रहा है, दूसरे कार्बन पर 2 डाइमिथाइल हो गया, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, इस C पर 3 मिथाइल लगाओ, एक Br लगाओ, तो 3 मिथाइल लगा दो एक C पर इस तरीके से, और एक Br लगा दो, ठीक है, डायरेक्ट। अब इसमें कितने कार्बन की चेन होगी बच्चों, इसमें भी 3 कार्बन की चेन होगी इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये नंबरिंग डाल दो इस पे 1 2 3 करके। तो दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन आ रहा है, दूसरे पे मिथाइल आ रहा है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे इसको, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो क्या कहेंगे, प्रोपेन। यहाँ पर ये देखो इसमें 1 2 कर दो इस तरीके से यहीं पर, तो 1 क्लोरो, ठीक है ना, 1 क्लोरो 2 कार्बन की चेन है तो क्या बोलेंगे, एथ, और डबल बॉन्ड के लिए क्या जाएगा, इन। अब यहाँ पर 1 को लिखना जरूरी नहीं भी होता है, 1 को आप ना भी लिखें तो चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग, ठीक है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है, तो जब डबल बॉन्ड आ जाए तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होती है। तो ये 1, ये 2, ये 3 ऐसे होगा, तो यहाँ पर 3 ब्रोमो माना जाएगा, 3 ब्रोमो। और ये 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए क्या जाएगा, इन। समझ रहे हैं, इसमें नंबरिंग डाल सकते हो, ये पहला कार्बन है तुम्हारा, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठा है। तो 1 क्लोरो हो गया, 2 मिथाइल हो गया, तो ये देखो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। तो सब एग्जाम्पल बहुत आसान है, आप सभी के इनके नाम लिख सकते हो, ठीक है।
तो ये आप चेक कर लेना, ये आपका होमवर्क है। और यदि आपको इनमें कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट करके बता देना, ठीक है ना, मैं इनको फिर आप सोल्व करा देता हूँ आपको, ठीक है। पहले आप एक बार खुद से इनके नाम अब लिख कर देखना। अब इनके कुछ के तो जो कॉमन नेम है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, CHCl3 होता है। ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म में ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पर Br3 है ना, CHBr3, तो ये दो याद कर लेना। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट हैव बीन मोलिकुलर फॉर्मूला C5H11Br। आपको इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं कितने, 8। ये भी बता दिया क्वेश्चन में कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, इस फॉर्मूले के 8 बनेंगे। और उनके आपको IUPAC नाम लिखना है और ये क्लासिफाई करना है कि कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो आपको ये बताना है इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, सेकेंडरी कितने बनेंगे, टर्सरी कितने बनेंगे, ठीक है ना। और टोटल क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, टोटल 8 बनेंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर को, ये हम सीखते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है C5H11Br, ठीक है ना। इसके टोटल स्ट्रक्चर बनाने हमको, कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको ये बताया इसका 1 डिग्री स्ट्रक्चर भी हो सकता है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और 3 डिग्री स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। प्राइमरी बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है, प्राइमरी बनाने के लिए जरूरी है कि CH2 कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा होगा, ये चीज फिक्स है। और इस CH2 कार्बन से सारे और अदर ग्रुप है जो बचे हुए कार्बन वो एक तरफ लगे होंगे। तो टोटल कार्बन इसमें हमारे पास फॉर्मूले में कितने, 5 है, ठीक है ना। 5 कार्बन में से एक कार्बन हमने यूज कर लिया है CH2Br बनाने में, तो बाकी के कितने कार्बन है मेरे पास, 4। अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था 4 कार्बन को लिखने के कितने तरीके होते हैं, 4 तरीके होते हैं। तो 4 कार्बनों को आप 4 तरीके से लगा सकते हैं, कैसे कैसे, CH3 CH2 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 N प्रोपाइल की तरह। फिर आप लगा सकते हैं CH3 CH CH3 CH2, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा आइसोब्यूटाइल। और इस पे लगा दो आप CH2Br, CH2Br तो सभी में लगाना है, तभी आप है ना 5 कार्बन कर सकते हो और प्राइमरी बनाओगे। और 4 कार्बन को कैसे लगा सकते हैं, CH3 CH2 और तुम्हारा CH3, ये 2 तुम्हारा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप था, और इस पे लगा दो CH2Br, एक प्राइमरी ये बन जाएगा। और हम 4 कार्बन को टर्सरी की तरह भी लगा सकते हैं, CH3 CH3 CH3, 4 कार्बन को ऐसे भी लगा सकते हैं, और इस पे लगा दो CH2Br। तो आपके 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है ना, 1 2 3 और 4, ठीक है ना, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड के। अब आ जाओ 2 डिग्री पर, मुझे 2 डिग्री बनाना है। तो 2 डिग्री बनाने के लिए नेसेसरी क्या है, जरूरी क्या है, आपके पास CHBr होगा और 2 तरफ हम ग्रुप को लगाएंगे। अब आप मुझे बताओ 2 तरफ मुझे कितने कार्बन लगाने हैं, क्योंकि एक कार्बन तो मैं यूज कर चुका हूं, बाकी 4 कार्बन मेरे पास बचेंगे जिनको 2 तरफ हम लगाएंगे। तो 4 कार्बन को 2 तरफ लगाने का तरीका है, एक तरफ 1 कार्बन लगाओ, दूसरी साइड 3 कार्बन लगाओ, या फिर ऐसा हो सकता है 2 कार्बन इधर लगा दो, 2 कार्बन का ग्रुप, फिर CHBr और 2 कार्बन का ग्रुप इस साइड लगा दो, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी है 4 कार्बन को 2 तरफ लगाने की। अब देखो जो पहली वाली पॉसिबिलिटी है उसमें क्या करता हूं मैं, CH3 एक कार्बन का ग्रुप लगाया, फिर CHBr, और जो 3 कार्बन का ग्रुप है उसको मैं लगा सकता हूं CH2 CH2 CH3, इस तरीके से। लेकिन ये जो प्रोपाइल ग्रुप है इसको हम आइसो प्रोपाइल की तरह भी तो लगा सकते हैं, तो CH3 CHBr और इसको आइसो प्रोपाइल की तरह लगा लो CH3 CH3, इस तरीके से। क्योंकि 3 कार्बन के ग्रुप को लगाने के 2 तरीके होते हैं मेरे पास, एक नॉर्मल प्रोपाइल, एक आइसो प्रोपाइल, ठीक है ना। 2 पॉसिबिलिटीज की है। अब एक स्ट्रक्चर इसका भी बन सकता है कि जिसमें हम दोनों तरफ 2-2 कार्बन लगाएंगे, CH3 CH2 और यहाँ पर CHBr, और इधर भी लगाएंगे CH2 CH3, ठीक है ना। तो बाकी 4 स्ट्रक्चर तो मैं बना चुका था, 5वां स्ट्रक्चर मेरा ये है, 6ठा स्ट्रक्चर ये है और 7वां स्ट्रक्चर ये है। अब देखो 3 डिग्री की कब बनेगा, जब C से आप ब्रोमीन को लगाओगे तब 3 डिग्री लगेगा, और 3 तरफ आपको अरेंजमेंट करना है। तो मेरे पास 5 कार्बन थे टोटल, एक में यूज कर चुका हूं, अब 4 कार्बन बच रहे हैं, तो 4 कार्बन को 3 तरफ लगाना है। तो कैसे लगा सकते हैं, 1 कार्बन इधर लगा दो, 1 कार्बन इधर लगा दो, और आपके 2 कार्बन
इधर लगा दो, तो एक ही पॉसिबिलिटी है इसकी। तो एक स्ट्रक्चर मेरा ये बनेगा 8वां स्ट्रक्चर। तो टोटल स्ट्रक्चर आप कितने बना सकते हो इस फॉर्मूले से? 8 स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब स्ट्रक्चर मैंने सभी बना दिए हैं, ठीक है ना। अब आपको इनके IUPAC नेम लिखने हैं, तो वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, ठीक है ना। हेलोजन की तरफ से नंबर करो और अपना नाम लिख दो उसका, ठीक है। और प्राइमरी पूछ रहा है तो 4 प्राइमरी बनेंगे और 3 सेकेंडरी बनेंगे और 1 टर्सरी बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो चुका है IUPAC नाम। देखो यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर भी वैसे बनाए हुए हैं और उनके नाम भी सामने लिखे हुए हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है IUPAC नाम लिखने में, तो आप यहाँ पर अपनी बुक से सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर बताया हुआ है सब सॉल्यूशन, 8 स्ट्रक्चर बना के दिखाए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, है ना, 6 कंपाउंड गिवन है और इनके IUPAC नाम लिखने हैं। तो बच्चों आपको इसमें दिक्कत क्या आ सकती है? कुछ बच्चों को इनके सही स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। वो डर जाते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर को देखकर, तो डरना नहीं है, ठीक है। तो देखो जैसा पहला स्ट्रक्चर है, मैं इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ। यहाँ से मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या है? CH3, तो आप यहाँ पर CH3 लिख दो, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो आप सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद एक कार्बन है, ठीक है ना। इसमें कहाँ पर कार्बन है? एक तो कार्बन दिखाई दे रहा है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, ठीक है ना। 3 कार्बन है इसमें टोटल। तो मैं C कार्बन लिख रहा हूँ और इस पे एक हाइड्रोजन है, तो आप क्या लिख दोगे? CH। फिर उसके बाद देखो डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, फिर C है और उस पे एक हाइड्रोजन लग रहा है ऊपर, CH। फिर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, फिर CH। और इस CH पर नीचे देखो एक मिथाइल भी लगा हुआ है, तो आप भी एक मिथाइल लगा दो और सामने की तरफ एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन भी लगा दो। तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को जब सिलेक्ट करोगे तो बच्चों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आ जाएगी तुम्हारी। और इसमें नंबरिंग हम किस तरफ से करेंगे? जिस तरफ से डबल बॉन्ड पास में आएगा। तो इधर से देखो, अगर मैं नीचे से देखूं 1 2 3, तीसरे पर डबल बॉन्ड है, लेकिन इधर से दूसरे ही कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मैं नंबरिंग इधर से डालूंगा 1 2 3 और ये 4th कार्बन है, ठीक है ना, ऊपर लिख देता हूँ। और ये 5th कार्बन ये है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो। ब्रोमीन कौन से कार्बन पर है? 4th पर, तो 4 ब्रोमो। 5 कार्बन की चेन है, 5 को क्या बोलते हैं? पेंट। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा 2 इन। तो देखो यही नाम लिखा है क्या? 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। पहले का 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, समझ रहे? इसी तरीके से दूसरा देखो, इसमें एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन ये नीचे है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो दूसरे का भी मैं बना के दिखाता हूँ आपको। तो पहले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 2, तो आप CH2 लिख दो। फिर डबल बॉन्ड है वो लगा दो, फिर C, उसके ऊपर देखो एक मिथाइल लग रहा है, तो आप लगा दो मिथाइल। फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर C, उस पर एक हाइड्रोजन है ऊपर, तो हाइड्रोजन लगा दो। और नीचे की तरफ देखो एक मिथाइल है, तो आप भी एक मिथाइल लगा दो। और सामने की तरफ एक ब्रोमीन है, तो आप एक ब्रोमीन लगा दो। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करके इसका नाम लिख दो। ये वाला कैसे होगा? देखो इसका मैं स्ट्रक्चर ऊपर ही बनाता हूँ यहीं पर। तो यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले एक मिथाइल होगा CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। इसमें कार्बन देखो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा। तो फिर अब यहाँ पर जो कार्बन है उस पर एक हाइड्रोजन लग रहा है ना, तो ये हो गया CH, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड लगा दो, फिर उसके बाद C और उस पर एक मिथाइल है, इस C पर एक मिथाइल है ऊपर, ठीक है। और फिर एक सिंगल बॉन्ड है तुम्हारा, फिर C, उस पर एक हाइड्रोजन है, तो इस पर H लगा दो। नीचे की तरफ एक मिथाइल लगा है, यहाँ पर मैं CH3 लगा देता हूँ और फिर सामने इस पर ब्रोमीन है Br, ये लगा दो। तो ऐसा स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर एक कार्बन होगा, ठीक है। ये फिर यहाँ पर एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक कार्बन होगा, तो ये वाला जो कार्बन है CH2 होगा, है ना, CH2Br हो जाएगा। फिर इसमें एक कार्बन यहाँ पे रखना, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन मानना। इसी तरीके से स्टार्टिंग में देखो CH2 हो जाएगा, फिर ये C पर एक मिथाइल और ये तुम्हारा CH2 हो जाएगा, फिर Br। तो बिल्कुल सिंपल है ना। सिंपल स्ट्रक्चर लिखो और नाम लिख दो उसका। फिर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन ये भी बता देता हूँ, आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ध्यान से देखो। आप पहला स्ट्रक्चर देख के मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन की चेन होगी। तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है पेंट, पेंट का मतलब 5 कार्बन। तो 5 कार्बन आप लिख लो ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो लास्ट में लिखा है एन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। इन सभी के बीच में क्या है? एक एक सिंगल बॉन्ड है इस तरीके से, तो सिंगल बॉन्ड लगा दो।
अब ये है तुम्हारा देखो यहाँ पर ब्रांच, तो दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है, क्लोरो। अब आप जब स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप फर्स्ट कार्बन इधर से भी मान सकते हो, इधर से भी। अगर मैं स्टार्टिंग में ही मान लेता हूँ ये पहला कार्बन है, तो दूसरा कार्बन ये होगा और दूसरे कार्बन पर यहाँ पर क्लोरीन लगा दो, ठीक है। और 3 मिथाइल है, तीसरे कार्बन पे मिथाइल, अगर ये दूसरा कार्बन है तो तीसरा कार्बन ये होगा, इस कार्बन पे ये मिथाइल लगा दिया, हो गया सारा। मैंने दूसरे कार्बन पर क्लोरीन भी लगा दिया, तीसरे कार्बन पर मिथाइल भी लगा दिया, और 5 कार्बन की मैंने चेन भी बना दी और सिंगल बॉन्ड लगा दिया उनके बीच में। अब कार्बन की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से पूरी कर दो। जैसे इस कार्बन का केवल एक ही बॉन्ड बना है तो इस पे 3 हाइड्रोजन लगा दो, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। 4 वैलेंसी पूरी करनी है हाइड्रोजन की, सॉरी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है, ठीक है। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए तो 1 हाइड्रोजन लगा दो, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, इस कार्बन के 1 बॉन्ड ही है तो इस पे 3 हाइड्रोजन लगा दो, तो बन गया स्ट्रक्चर। दूसरा देखो, इस पे हमारा क्या है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर 6 कार्बन का ऐसे बनेगा। अब इस पे 1 क्लोरो, तो सारी कार्बन एक जैसा कोई सा भी मान लो, ये मैं 1 मान लेता हूँ और यहाँ पे क्लोरीन लगा देता हूँ 1 क्लोरो। अब 4 इथाइल, आपको चौथे पे इथाइल लगाना, तो अगर ये पहला कार्बन है तो दूसरा ये मान ले, तीसरा ये मान लो, चौथा ये मान लो, और चौथे पे क्या लगा दो, इथाइल। इथाइल क्या होता है, C2H5, खत्म। अब देखो यहाँ पर हेप्टेन, कितने कार्बन है, 7, तो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन बनाए। एन का मतलब इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा लो। अब ये देखो क्या रहा है, 4 टर्सरी ब्यूटाइल। अब आपको टर्सरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर आना चाहिए। चौथे कार्बन पर 1 2 3 4, ये यहाँ पर, इस पर मैं लगा देता हूँ टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल ये होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि ग्रुप को कैसे लिखा जाता है, यदि आपको ये नहीं पता है कि ग्रुप को कैसे बनाएंगे, तो आप कृपया करके लेक्चर नंबर 1 को देखें, उसमें मैंने आपको समझाया था अल्काइल ग्रुप को किस किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। 3 आयोडो, तो तीसरा कार्बन ये होगा, इस पर 1 आयोडीन लगा दो, और ये आप ब्रांच को ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो। बाकी के और कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो हाइड्रोजन से, तो ये CH3 हो जाएगा, ये CH2, ठीक है ना, ये CH हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये तुम्हारा CH2, ये CH2, और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाने हैं। 4th वाला स्ट्रक्चर देखो, ब्यूट, मतलब 4 कार्बन है और दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, 4 कार्बन बनाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4, और दूसरे कार्बन पे क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड लगा दोगे। और 1,4 डाई ब्रोमो, पहले और चौथे कार्बन पर 2 ब्रोमीन लगाने हैं, तो ये पहला कार्बन है, इस पे 1 ब्रोमीन लगा दो, चौथे पे 1 ब्रोमीन लगा दो यहाँ पर, ठीक है। और तुम्हारा हो जाएगा भैया डाई ब्रोमो हो गया, ब्यूट 2इन। बाकी की आप हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दो, तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH होगा, ये CH होगा, और ये तुम्हारा CH2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। यहाँ पर 1 ब्रोमो है, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और 2 मिथाइल बेंजीन है, ठीक है ना। तो आपको एक बेंजीन बनानी है, ये देखो बेंजीन हो गई, ये बेंजीन हो गई। 1 ब्रोमो, कोई सा भी कार्बन मान लो, ये 1 ब्रोमो है, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन ही होगा, इस पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाना है, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल हम इसको कहते हैं CH3CH, और ये CH2CH3, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। और दूसरे कार्बन पे मिथाइल है, तो दूसरा कार्बन पे यहाँ मिथाइल लगा दो, तो ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो ये हमने आज IUPAC भी कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। NCERT के मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए हैं और थ्योरी को भी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखो हम बात करेंगे कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बारे में और हेलो एल्केन और हेलो एरिन की प्रिपरेशन के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हेलो एल्केन और हेलो एरिन की प्रिपरेशन के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।